मदर टेरेसा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी में बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहकर पढ़ें। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बात करते समय 2 गज की दूरी अवश्य रखें। हमने पाठ पहला पढ़ा था संतुलित भोजन और मानव स्वास्थ्य। उसके बाद में हमने दूसरा पाठ शुरू किया था दैनिक जीवन में रसायन। जो दैनिक जीवन में रसायन है उसके बारे में मैं आज पढ़ना है। हमने अम्ल के बारे में पढ़ा। मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। अम्ल क्या चीज़ है? व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ एसिड? एसिड क्या है? जो जलीय विलयन के साथ H+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है। जो जलीय विलयन के साथ जलीय विलयन में H+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है। दूसरा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरा, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्षार को उदासीन कर देता है। चौथा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। पांचवा, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। पांचवा, अम्ल धात्विक कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस बनाता है। ये तो था अम्ल के बारे में। क्षार चिकने होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल को उदासीन कर देते हैं। अम्ल क्षार को करते हैं, क्षार अम्ल को क्रिया करते हैं। उसके बाद में क्षार धात्विक कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्ण आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कौन कौन से थे? प्रबल अम्ल HCl, दूसरा HNO3, ये था हमारा प्रबल अम्ल। और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल कौन से थे? जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, वे अम्ल हमें दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, ऐसे अम्लों को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। फिर उसके बाद में हम करेंगे कि दुर्बल अम्ल के बाद में हम करेंगे क्षार। क्षार किसको कहते हैं? क्षार क्या चीज़ है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस? क्या होता है बेस? बेस वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, चिकने होते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, धातुओं के साथ कोई क्रिया धात्विक कार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। क्षार अम्ल को उदासीन कर देते हैं। प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार कौन सा था? जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी OH आयन, यानी पूर्णतः आयनित हो जाता है। क्षार तो क्या देता है? OH आयन जल के साथ। अम्ल क्या देता है? H+ आयन। और ये क्या देता है? OH आयन। फिर उसके बाद में क्षार क्या होता है? दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। इसको हमने क्या पढ़ा था? अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। उसके बाद दुर्बल कौन कौन से थे, प्रबल कौन कौन से थे, उसके बारे में पढ़ा। क्षार पढ़ा, क्षार भी दुर्बल और प्रबल। फिर एक तनु अम्ल और क्षारीय अम्ल। फिर उसके बाद में तनुसार और सांद्रसार। तनुसार और सांद्रसार के बारे में भी पढ़ा था। हम एक बीकर लेते हैं, बीकर लेके उसको पानी से भर लेते हैं, ये जल से भर लिया, और एक डंडी द्वारा हमने इसमें बना लिया, और जितना अम्ल हमें डालना है, अम्ल हम ज़्यादा लेंगे, अम्ल कम
पानी ज़्यादा, आप पहले पानी डालोगे फिर अम्ल डालोगे। यदि अम्ल में पानी डाल दिया तो उसका धुआं आपके मुंह पर लग जाएगा और आपको जला देगा। इसलिए पहले पानी डालना है। तनु और सांद्र करने के लिए आपको पानी पहले डालना है और एक डंडी से हिलाते रहना है। अम्ल मिलाते समय 2 बूंद 3 बूंद जैसे डाला, 1 बूंद 2 बूंद डाला, फिर हिलाते रहे, फिर वह डाला, हिलाते रहे। तो पानी तो अम्ल तो कम और पानी ज़्यादा होगा, वो अम्ल क्या कहलाएगा आपका? तनु अम्ल। अम्ल कम पानी ज़्यादा, वो क्या कहेगा आपका? तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या कहलाएगा? जिसमें पानी तो ज़्यादा होगा, पानी तो होगा कम, अम्ल तो होगा ज़्यादा, और पानी कम, अम्ल ज़्यादा पानी कम, वो कैसा अम्ल होगा? सांद्र अम्ल। अम्ल तो ज़्यादा लेकिन पानी कम, और वो कैसा अम्ल होगा? सांद्र अम्ल। आपको तो डाइल्यूट और सांद्र कौन सा होता है, तनु अम्ल कौन सा होता है, सांद्र और तनु के बारे में ये आपको फर्क समझना है। उसके बाद में तनुसार, तनुसार कौन सा होता है? वही जिसमें पानी ज़्यादा है लेकिन पानी ज़्यादा है लेकिन सार कम है। पानी तो ज़्यादा है लेकिन सार कम है, वो कैसा होगा? सार, तनुसार। यदि उसके अंदर सार आपने ज़्यादा मिला दिया पानी से और पानी कम मिलाया है, होगा सांद्र सार। ये हो गया आपके तनु और सार के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा तनु और सार के बारे में भी हमने बात कर लिया। उसके बाद में हमने एक देखा था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, CH3COHH, ये होता है चींटी के डंक में। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में दुर्बल अम्ल, दुर्बल सार, प्रबल अम्ल, प्रबल सार, अम्ल सार। उसके बाद में हमने 3 वैज्ञानिकों की परिभाषा पढ़ी थी। पहली थी अरेनियस की परिकल्पना, फिर हमने पढ़ी थी ब्रॉन्स्टेड-लोरी की परिकल्पना, तीसरी अब हमने पढ़ी थी लुईस परिकल्पना। पहली थी अरेनियस परिकल्पना। क्या थी अरेनियस परिकल्पना? अरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। अरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। अरेनियस के अनुसार वे पदार्थ, हमने पढ़ी थी अरेनियस की परिकल्पना। उसके बाद पढ़ी थी ब्रॉन्स्टेड-लोरी की परिकल्पना और लुईस परिकल्पना। अरेनियस हमें क्या कहता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन या प्रोटॉन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लोरी क्या कहता है? अम्ल इलेक्ट्रॉन दाता है और सार इलेक्ट्रॉन ग्राही है। अम्ल इलेक्ट्रॉन दाता, सार इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ये दोनों क्या हुआ? उसने कहा अम्ल तो इलेक्ट्रॉन दाता है लेकिन सार क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इलेक्ट्रॉन को सार, अम्ल प्रोटॉन दाता है, अम्ल प्रोटॉन दाता है और सार प्रोटॉन ग्राही है। ये प्रोटॉन के बेस पर थी अम्ल, और इसको क्या कहते हैं? संयुग्मी अम्ल सार अभिक्रिया। इसको संयुग्मी अम्ल सार अभिक्रिया भी कहते हैं।
इस अभिक्रिया को हम संयुग्मी अम्ल क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम संयुग्मी अम्ल क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मी अम्ल क्षार, जिसमें अम्ल का संयुग्मी क्षार होगा और क्षार का संयुग्मी अम्ल होगा। प्रोटॉन देने वाला अम्ल होता है, प्रोटॉन लेने वाला क्षार होता है, प्रोटॉन देने वाला अम्ल होता है। जैसे NH2O और NH3 ये था, ये तो क्या था? प्रोटॉन दाता। NH3 प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही। तो इससे क्या बना? NH4 और प्लस OH माइनस। तो ये प्रोटॉन दाता है। दाता से जो निकलता है, दाता का क्या बोलता है? प्रोटॉन दाता। तो ये क्या हो गया? अम्ल। अम्ल का क्या होगा? संयुग्मी क्षार। और ये क्या है? प्रोटॉन ग्राही। ग्राही को क्या कहते हैं? क्षार। क्षार का संयुग्मी क्या होता है? अम्ल, संयुग्मी अम्ल। तो ऐसी अभिक्रिया को संयुग्मी अम्ल क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रोटॉन दाता होता है और क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है, उससे जो अभिक्रिया होती है, उससे जो हमें क्रियाकारक अम्ल और क्षार मिलते हैं, वो प्रोटॉन दाता का संयुग्मी प्रोटॉन क्षार होता है, संयुग्मी क्षार होता है, और अम्ल का संयुग्मी, अम्ल का तो संयुग्मी क्या होता है? क्षार, और क्षार का संयुग्मी अम्ल होता है। इस अभिक्रिया को हम प्रोटॉन अम्ल क्षार संयुग्मी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता का संयुग्मी क्या हो गया? क्षार, और प्रोटॉन ग्राही का संयुग्मी अम्ल हो गया। ये अम्ल हो गया। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो तो अम्ल ले, जिसने तो प्रोटॉन लिया है वो तो क्या हो जाता है? अम्ल। और जिसने प्रोटॉन दिया है वो क्या हो गया? क्षार। देने वाला प्रोटॉन देने के बाद में क्या रह जाता है? क्षार। और ग्रहण किया है उसके बाद में संयुग्मी अम्ल। इसका संयुग्मी कौन सा था? क्षार। क्षार का संयुग्मी संयुग्मी अम्ल। तो इस अभिक्रिया को अम्ल क्षार संयुग्मी अभिक्रिया कहते हैं। और ये लुईस परिकल्पना थी, इलेक्ट्रॉन बेस के आधार पर थी। इलेक्ट्रॉन बेस के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको जो ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल। लोन पेयर को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, वो क्षार। ये थी लुईस की परिकल्पना। जैसे बोरॉन BF3 बोरॉन और अमोनिया NH3, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे। ये तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े तो इसको देगा। तो ये जो देने वाला होता है वो क्या कहता है? क्षार, और जो लेने वाला होता है वो क्या कहता है? अम्ल। BF3 लेने वाला है, बोरॉन लेने वाला है, और अमोनिया देने वाला है। इसने इसको दिया तो क्या बनेगा? F3B और एक सहसंयोजक बंध, इनके बीच में जो बंध बनता है उससे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। इस बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। इस बंध को कहते हैं सहसंयोजी बंध। अम्ल देने वाला हो गया। अम्ल तो क्या होगा? इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। क्षार देने वाला, अम्ल लेने वाला। लेने के बाद में F3P सहसंयोजी बंध, अमोनिया, जो ये बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध बनता है दोनों के बीच में, और इसने इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और एक बंध बना दिया, इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये था आपका लुईस परिकल्पना। लुईस परिकल्पना आपने पढ़ा था क्या होती है, तो हमने लुईस परिकल्पना के बारे में भी बता दिया। अब क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाने के बाद में आपको आगे का हम लोग बता रहे हैं। किसको मिटा रहा हूँ? मिटाता हूँ, देखिए आप लोग।
पीएच स्केल। हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। पीएच स्केल, इसका आविष्कारकर्ता कौन था? इसका आविष्कारकर्ता 1909 में सोरेनस नामक वैज्ञानिक ने की। सोरेनस नाम का एक वैज्ञानिक था। सोरेनस नाम का एक वैज्ञानिक था। सोरेनस मतलब सोरेनस नाम का एक वैज्ञानिक था। सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने इसका आविष्कार किया था। 1909 में किया था इसका आविष्कार। अर्थात इसका अर्थ होता है पोटेंज। पोटेंज होता है, पी का अर्थ पोटेंज। पी का अर्थ पोटेंज या शक्ति। पी का अर्थ होता है पोटेंज या शक्ति। पी का अर्थ होता है पोटेंज या शक्ति। इसको शक्ति भी कह सकते हैं। पोटेंज है जो लैटिन भाषा का नाम है, हिंदी भाषा में इसको शक्ति कहते हैं। एच माने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। एच का अर्थ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति, इसका ये बैठता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, पीएच क्या चीज होता है? जिस प्रकार हम शरीर का ताप नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तापमापी का। आप शरीर का टेम्परेचर नापते हो कि शरीर में तापमान ज़्यादा है या कम है, तो आप किसका उपयोग करते हो? तापमापी का। तो आप शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी का उपयोग करते हो। इसी प्रकार पानी की साम्यता नापने के लिए, जल में अम्ल और क्षार की साम्यता को मापने के लिए, अम्ल और क्षार की साम्यता मापने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। अम्ल और क्षार की साम्यता मापने के लिए, पानी में अम्ल और क्षार की साम्यता को मापने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। इसका सबसे पहले आविष्कार 1909 में इसको काम में लिया गया था। वो वैज्ञानिक था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। इसका सबसे पहले उपयोग किया था। पी का अर्थ होता है पोटेंज। पी का अर्थ होता है पोटेंज या शक्ति। ये पोटेंज लैटिन भाषा का नाम है। पोटेंज है जो लैटिन भाषा का नाम है, हिंदी में इसका अर्थ शक्ति होता है। एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। तो इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक लॉग, जिसको हम लोग बोलते हैं सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, जिसको लघुगुणक ही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। लघुगुणक ही
पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक ही पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक यानी माइनस लघु गुणक ही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। जैसे पीएच इजिकल टू माइनस, आपको माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस log 10 H प्लस आई। लेकिन H क्या होता है? स्वतंत्र नहीं रह सकता। H क्या होता है? स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये तो इसको जल में विलय होकर, ये जल में विलय होकर हाइड्रोजीनियम आयन बनाता है। हाइड्रोजीनियम आयन जो जल में विलय होकर हाइड्रोजीनियम आयन बनाता है, जो जल में विलय होकर हाइड्रोजीनियम आयन बनाता है, जल में विलय वियोजित होकर ये हाइड्रोजीनियम आयन बनाता है। तो pH इजिकल टू माइनस log 10 H3 को ये होता है pH H3O। ये हमेशा कभी भी अलग, और देखो H क्या होता है? pH अनुक्रमान व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो H प्लस आयनों की सांद्रता व्युत्क्रमान अनुपाती होती है 1/pH, यानी pH जितना ज़्यादा होगा H प्लस आयनों की सांद्रता उतनी ही कम होगी। यानी उल्टा होता है, pH ज़्यादा सांद्रता कम, सांद्रता ज़्यादा pH कम। यानी कि जितनी H प्लस आयनों की, जितनी H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी pH घटेगा। H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी pH घटेगा। H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता घटेगी, pH बढ़ेगा। ये होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती है, pH घटेगा। H प्लस आयनों की सांद्रता घटेगी, pH बढ़ेगा। उल्टा होता है, ये हमेशा उल्टा होता है। और हमेशा हम pH स्केल का प्रयोग करते हैं। pH स्केल क्या होता है? 0 से 14 तक एक परास होता है pH स्केल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये pH स्केल होता है, वो एक परास होता है जिसमें 0 से 14 तक परास होता है। 0 से 14 तक परास होता है। 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से कम यानी जितना ज़्यादा कम, और 7 से ज़्यादा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा क्षारीय। ये होता है एक pH परास। 7 से कम, जैसे 7 से कम 6 है तो कम अम्लीय होगा। जैसे जैसे pH परास का मान, H का मान कम होता जाएगा, जैसे H का मान कम होता जाएगा क्या होगा? अम्लीय बढ़ता जाएगा, अम्ल बढ़ता जाएगा। जैसे 6 पर है तो क्या होगा? थोड़ा, 7 पर उदासीन है, ना अम्लीय ना क्षारीय लेकिन उदासीन है। 6 पर आया थोड़ा कम अम्लीय हो गया, 5 पर आया थोड़ा और कम, और 1 पर तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। और जठरस होता है ना, पेट का जो जठरस, उसका pH 2 होता है। तो जैसे 7 से हम कम है तो क्या होगा? जैसे बढ़ते जाएंगे ज़्यादा अम्लीय होगा। 7 से ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा क्षारीय होगा। 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। ये हमेशा ध्यान रखना है। 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, 7 से कम, जैसे हम कम होते जाएंगे 7 से, वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा अम्लीय।
और इधर जाएंगे 7 से ज़्यादा तो ये सारे बढ़ता जाएगा। ये हमेशा पीएच का आपको ध्यान रखना है, कब अम्लीय होता है कब क्षारीय होता है, तब आपको पीएच का मान ध्यान रखना है। अब देखते हैं पीएच का उपयोग किस किस चीज़ में होता है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं और देखते जाते हैं कि यहाँ जैसे किस में होता है पीएच। इसमें देखो जो जठर रस है, आपके पेट के अंदर जो रस है जठर रस में, जठर का रस है वो अम्लीय होगा। जठर में जो रस होता है, आपके लीवर में जो रस होता है, कई बार आप देखते हो जठर में रस होता है, आपको खट्टी डकार आने लगती है, आपको एसिडिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है उसमें आपका पीएच का लेवल बढ़ गया है, आपके सर पेट में जो तेजाब था वो बढ़ गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट का बढ़ गया है। और किस में होता है, दूध में भी होता है, दही में भी होता है, दूध में, दही में, और किसमें, नींबू के रस में, और किसमें होता है, टमाटर और संतरा में। टमाटर और संतरा में भी पीएच होता है। पीएच किस किस में होता है, देखो जठर रस में आपको एसिडिटी बनती है कई बार, तो उसको आपका पीएच का मान बढ़ जाता है। और क्षारीय रक्त में 7 से ज़्यादा होता है, वो 7 से देखो यहाँ तक तो आपका उदासीन है, ये लेवल उदासीन, 7 से कम में अम्लीय, 7 से ज़्यादा, जैसे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे क्षारीय हो जाएगा, 7 से बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा बढ़ोगे उतना क्या हो जाएगा, क्षारीय होता जाएगा। NaOH, तो इसमें किस किस में होता है, देखो क्षारीय, शीतल पेय में, शीतल पेय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। मैंने एक आपको पढ़ाया था, अम्ल को क्षार में या क्षार को अम्ल में मिलाने पर क्या होता है, उदासीन कर देता है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, क्षार को उदासीन कर देता है। तो कई बार आपको एसिडिटी बनता है, देखा ठंडो पीला या खाटी खाटी डकार आवे, तो अम्ल की अधिकता हो गई। ठंडे पेय पदार्थ में क्या होता है, उसमें क्षारीय, यानी कि उसमें जो क्षारीय होता है वो ज़्यादा होता है, वो जो अंदर अम्लीय बना होता है उसको क्या कर देता है, उसको उदासीन कर देता है। तो शीतल पेय में, फिर उसके बाद में किस में होता है, मिल्क, मैग्नीशियम मिल्क में, मैग्नीशियम मिल्क में, मैग्नीशियम, उसके बाद में दूध में, मिल्क आयन में मैग्नीशियम, मिल्क आयन में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में, और किस में होता है, और किस में होता है बताइए, शीतल पेय में, मिल्क आयन, मैग्नीशियम में। इसमें पीएच का सबसे ज़्यादा होता है। पीएच का क्या महत्व है, देखो पीएच का महत्व, पीएच का क्या क्या महत्व है। पहला, उदर में अम्लता, आपके उदर में HCl अम्ल बनता है, उदर में पेट में HCl अम्ल बनता है, उदर में HCl अम्ल बनता है, तो क्या होता है, कई बार आपका पेट दर्द करने लगता है, आपको खट्टी डकार आती है, आपका जी मचलने लगता है, आपको वो ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है, आपको जलन ज़्यादा होती है, तो क्या कहते हैं, आपको MgOH का होल ट्वाइस आपको ठंडा दूध पिलाया जाता है या ठंडा पिलाया जाता है, जो क्या करता है, इसकी अम्लता को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और आपका पेट दर्द में आपको रिलीफ मिलता है। कई बार देखते हो ना, आपका पेट दर्द करता है, आप लोगों को पता है कि नहीं है, आपका पेट दर्द करता है, ये तो बात पता है कई बार आपको, तो क्या होता है, आपको एसिड बन जाता है, एसिड बन जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेट में एसिड बन गया, मुझे खट्टी खट्टी डकार आ रही है, तो आपको ठंडा दूध पिलाया जाता है। मैग्नीशियम मिल्क आयन, यानी कि मिल्क आयन मैग्नीशियम पिलाया जाता है, ठंडा पिलाया जाता है, इनो पिलाया जाता है, वो क्या करता है, अम्ल क्षार को और क्षार अम्ल को, यानी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो आपको ये मिलाने से इसको क्या करते हैं, जो ज़्यादा तेजाब बनता है उसको उदासीन कर देता है और आपका दर्द ठीक हो जाता है। ये पहला पॉइंट था कि अम्ल उदर में अम्लता। दूसरा था आपका मुख में, जैसे दंत क्षय,
आप देखते हो दंत छः, आपके दांत धीरे 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 कटने लगते हैं। आपके दांत में एकदम धीरे 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 कटने लगते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? साधारणतः मुख का pH 6.5 होता है। साधारणतः मुख का pH कितना होता है? 6.5 होता है। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में कुछ भोजन के कण हमारे मुंह में रह जाते हैं। रहने से क्या होता है? जो कण है वो अम्ल के साथ क्रिया करके हमारा pH अम्ल कम कर देते हैं, मुंह का pH कम कर देते हैं। pH 6.5 होता है और कम कर देते हैं, यानी कि अम्ल मुंह को अम्ल ज़्यादा कर देते हैं, और वो अम्ल क्या होता है? हमारे दांत को काटने का काम करता है। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है कि हमें खाना खाने के बाद सुबह या शाम जब भी हम खाना खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो हमें मुंह को साफ करना चाहिए। हमें एकदम मुंह को कुरला करना चाहिए। उसके बाद में हमें बैठना चाहिए। मुंह का pH साधारण मुंह में pH कितना होता है? 6.5। लेकिन भोजन करने के बाद में कुछ सूक्ष्म जीव, भोजन करने के बाद में भोजन के कुछ टुकड़े हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं। भोजन के कुछ टुकड़े हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे मुंह के अंदर जो अम्ल होता है और वो भोजन के टुकड़े क्रिया करके हमारे मुंह की अम्लता को कम कर देते हैं, जिससे दांतों का क्षय होने लगता है, दांत कटने लगते हैं। तो फिर क्या होता है? वो दांत कटने लगते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें भोजन के बाद में हमें मुंह को साफ करना चाहिए, बार बार कुरला करना चाहिए। फिर एक कीटों का डंक। कीटों का डंक, कीटों का डंक जिसको आप बोलते हो कीटों का डंक, क्या होता है कि कीटों का डंक, जैसे आपको किसी चींटी ने काट लिया है, चींटी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। हमें चींटी और कोई भी जानवर हमारी त्वचा को काट जाता है, त्वचा के संपर्क में आता है, तो हमारे शरीर को जलन लगने लगती है, यानी कि उस बॉडी की त्वचा का अम्ल छोड़ देते हैं। उसके निवारण के लिए क्या करते हैं? जैसे ही चींटी और हमें काटती है, तो चींटी ने काटा है, चींटी का डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, CH3COOH, ये एसिड होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिर हम उसके ऊपर, इसके ऊपर क्या करते हैं? इसके ऊपर क्या लगाते हैं? जहाँ डंक के ऊपर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का लेप लगाते हैं। अब क्या है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अभी क्या है? प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने के कारण जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। उसका pH क्या होता है? उदासीन नहीं होता है। उसका pH क्या होता है? 6 और 5 के बीच में होता है। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिसका pH लेवल 7 से कम है वो वर्षा, क्योंकि प्रदूषण के कारण अभी जो वर्षात हो रही है उसका pH बहुत ही कम होता है। 5वां है मृदा। मृदा की pH, मृदा की pH क्या होती है? मिट्टी को हमें लेकर उसका pH का माप करना चाहिए। pH का माप करके हमें ये पता लगा सकते हैं इस पर कौन सी फसल उगाई जाती है, यहाँ पर उगाने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त रहती है, वो फसल उगाकर कितनी सिंचाई की जानी चाहिए। इस प्रकार हम मृदा का pH का माप करके उस पर फसल उगाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।